हेलो स्टूडेंट्स, जनसंचार माध्यम और लेखन इस विषय में आज हम जनसंचार के प्रमुख माध्यम टेलीविज़न के लिए लेखन कैसे किया जाता है इससे संबंधित विशेष बातों को समझते हैं। स्टूडेंट्स, टेलीविज़न में दृश्यों की महत्वता सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होने चाहिए। टेलीविज़न लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। जैसे दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है कि दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है, और दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर इन समाचारों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। दिल्ली में आग की खबर को टीवी में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखीं, फिर तेज़ी से फैल गईं। टीवी खबरों के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं और टीवी में सूचनाओं के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अवश्य नोट कर लेना। पहला फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फ़ोन इन, चौथा एंकर विजुअल, पांचवा एंकर बाइट, छठवां लाइव और सातवां एंकर पैकेज। आइए अब हम इनके बारे में विस्तृत में जानें। पहला, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना ही दी जाती है। दूसरा शब्द है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और यह तब होता है जब तक कि खबर के या समाचार के दृश्य नहीं आते हैं। तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर केवल सूचनाएं पहुंचाता है। अगली स्थिति है फ़ोन इन। इसके बाद सूचनाएं पहुंचने के बाद खबर का या समाचार का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। इसके पश्चात है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद है एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट या कथन दिखाए जाते हैं। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। अगला चरण है लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। और अगला है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी समाचार को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है।
इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाए ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है। लेकिन कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने भी दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए, आए हैं अपनी मर्जी से। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है कि इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका यह भी है। अब ध्वनियों को समझते हैं। ध्वनियाँ। टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती हैं ध्वनियाँ। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर दोनों के साथ दो तरह की आवाज़ें और होती हैं। एक तो कथन या बाइट जो कि खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरा वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ें या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। और बाइट सिर्फ किसी का बयान मात्र नहीं होते जिन्हें खबर के बीच उनकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। यह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए भी पुल का काम करता है। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर ही नहीं होते, और भी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है, इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं, यानी वे आवाज़ें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर अगर किसी आंदोलन की खबर ला रहा है जिसमें खूब नारे लगे हों, तो वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे नारे लगते हुए आंदोलनकारियों को भी दिखाना होगा और इसकी गुंजाइश अपने वॉइस ओवर में छोड़नी चाहिए। आइए अब देखते हैं कि रेडियो और टेलीविज़न की समाचार की भाषा तथा शैली में क्या अंतर होता है। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोग से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी होते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता न करना पड़े। रेडियो और टेलीविज़न के समाचारों में आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। हम कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ लें। भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। इन माध्यमों के लिए लेखन करते समय निम्न सावधानियां भी रखनी चाहिए। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जा सकता है। जैसे निम्नलिखित, उपयुक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि इन शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।
इसकी बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ज़्यादा स्पष्ट है। तथा, एव, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से हो, जहाँ वह जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर। वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए। वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ ना लगे। शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीदारी, बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। इस तरह इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए टेलीविज़न के लिए लेखन किया जा सकता है। धन्यवाद।